आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल आपने लगाई हुई है तो उसमें आपको एम्बेसी को ईमेल या वेब फॉर्म भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका बहुत प्यार मिला। उस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आए आपके। आपने क्वेश्चंस भी पूछे उसके ऊपर, आपने लाइक भी किया उस वीडियो को और कमेंट भी किए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो फ़लाने एजेंट की सेटिंग है एम्बेसी में, और फ़लाने एजेंट की, कंसल्टेंट की या किसी भी आदमी की कैनेडियन एम्बेसी में या शेंजन वीज़ा के लिए उसकी सेटिंग है किसी कंट्री में, जैसे पोर्टुगल कंट्री है, जैसे नीदरलैंड है, फ्रांस है या जर्मनी में एम्बेसी में उसकी सेटिंग है। तो उससे वो आपको वीज़ा 100% दिला देगा। वो आपसे 20 से 25 लाख रुपए लेगा और आपको 100% वीज़ा मिलेगा और आपको उस कंट्री में पहुंचा देंगे। वो वहाँ पे पहुँच के पैसे लेंगे। कई लोग तो इस तरह बोलते हैं कि इतनी उनकी सेटिंग है। सेटिंग जो वर्ड है ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनने में, क्योंकि इंडिया में ये जो वर्ड है ये शुरू से ही हम सुनते आते हैं कि आपने कोई भी काम करवाना है तो सरकारी ऑफिस में आपकी सेटिंग होनी चाहिए। आपने स्कूल में भी एडमिशन लेनी है तो वहाँ पे सेटिंग होनी चाहिए। मतलब छोटे छोटे कामों के लिए भी हर आदमी यहाँ पे सेटिंग की बारे में सोचता है कि किसकी सेटिंग कहाँ पे है, उसके साथ वो बात करता है जाके और अपना काम करवाता है। तो इसी तरह यही जो हमारी थिंकिंग है, ये हमारी थिंकिंग वीज़ा के काम में भी चलती है। तो हम सोचते हैं कि किसी की सेटिंग होगी एम्बेसी में तो हमें वीज़ा दिला देगा, या हमारा काम जल्दी करा देगा, या हमारे से पैसे लेके जल्दी जल्दी वो हमारा वीज़ा लगवा देगा। तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ना हमें कोई फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो इस तरह की थिंकिंग है लोगों की। तो ये सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है और लोगों को अच्छा भी लगता है कि हमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और हमारा वीज़ा लग जाएगा और हम वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती ये सब, क्योंकि हमें ये चीज़ें सुननी अच्छी लगती हैं तो एजेंट इस तरह बोलते हैं और आपको वो चीट भी करते हैं इस ऐसे बोल के, और लोग उनकी बातों में आके उनको काफ़ी पैसे देते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऐसे वो पैसे मांगते हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ पैसे दे दिया और काम हो गया। तो ऐसे हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये सब चीटिंग होती है। इसमें कोई ये कोई बड़ा काम नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो मतलब मैं पहला पॉइंट आपको इसमें बताना है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले लेंगे और उसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ले लेंगे। उसके बेस पे वो आपकी एक फ़ेक आईडी बनाएंगे, एक फ़ेक प्रोफाइल बनाएंगे, और उसके बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको वो लगता है, आप खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा फ़ायदा हो गया, मेरे को वीज़ा लग गया, कोई काम नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ पैसे दिए और ये काम हो गया, वो सेटिंग काम आ गई। मतलब ऐसे सोचते हैं लोग, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक मतलब दाव खेलते हैं कि वो लगा देते हैं फाइल। अगर लग गया तो उनको 20-25 लाख का फ़ायदा हो जाएगा सीधा सीधा। अगर नहीं लगेगा तो उनका क्या लॉस होगा? जो जो एम्बेसी फीस है उसी का लॉस होगा। तो अगर वो उन्होंने आपसे एडवांस ले लिए 20-25 हज़ार, तो उसी में उनका काम चल जाता है। तो इस चीज़ से आप बच के रहिए। इसमें आपको नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम है। इसमें अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो उसको लगता है कि मेरे पैसे नहीं लगे और मैं मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे लोग खुश रहते हैं। जिनका लग जाता है वो इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका वीज़ा लग गया। अब इसके बाद में हम आते हैं कि सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि वो 100% जैसे प्रॉमिस करते हैं कि हम 100% वीज़ा लेके देंगे, उसमें जो वो फेक प्रोफाइल आपकी क्रिएट करते हैं। उसमें क्या है कि आपको दिखा देंगे कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, आप एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पे, और आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसी फर्म के, या ऐसे सीए हैं आप, ऐसा कुछ, या एमबीए की हुई है आपने, बहुत एमएनसी में आप काम कर रहे हैं, या एक रीजनल लेवल पे बैंक में काम कर रहे हैं। तो वो उस तरह की प्रोफाइल बना के और अपनी तरफ से फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वो फाइल लगा देते हैं आपकी। अब क्या होता है उसमें कि आपको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या भरा है फाइल में, क्या फॉर्म में भरा है। आपका सिर्फ वो एक फ़ेक प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। देखिए, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो
कनाडा गवर्नमेंट के पास चली गई है, वो फेक प्रोफाइल, जो गलत प्रोफाइल है आपकी। और क्योंकि आपके आजकल हर चीज़ बायोमेट्रिक्स के साथ होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी चले जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स आपके फाइल में अटैच हो जाते हैं कि आपकी एक परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है वहाँ पे कि आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए, वो आप चेंज नहीं हो सकते ना, फिंगरप्रिंट तो कभी चेंज नहीं हो गए, उसके साथ आपकी प्रोफाइल लिंक हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और आपको पता नहीं है कि उसमें क्या चीज़ प्रोफाइल आपकी क्रिएट की हुई है। आप अपनी दूसरी प्रोफाइल उसमें अपलोड कर देते हैं, या आप जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसको अपलोड करते हैं, तो उसके साथ वो मैच नहीं करती। फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो जाते हैं, और उसके बाद क्या है कि आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करेगी तो आपका फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको मिस रिप्रेजेंटेशन के ऑफेंस में बैन भी लग सकता है, 5 साल का बैन लग सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हम दूसरे केस में जाते हैं कि तीसरे पॉइंट पे आता है कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आप खुश हो जाएंगे कि मेरा वीज़ा लग गया, आप किसी ना किसी तरह आप कनाडा चले जाएंगे, या जिस भी कंट्री का आपका वीज़ा लगा वहाँ आप चले जाएंगे। अब वहाँ पे अगर आपकी अगर तो इमिग्रेशन के जो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए तो आप वो एंट्री मिल जाएगी उस कंट्री में। अगर नहीं हुए, अगर वहीं पे पंगा पड़ गया, अगर आपकी प्रोफाइल वहीं पे डिस्क्लोज होगी, आपका आंसर्स नहीं मैच किए, तो तब भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वहाँ से एंट्री डिनाई की जा सकती है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि आप वापस चले जाइए। तो ये भी एक चांस है। ओके, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप एंटर कर जाते हैं कनाडा में, उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि आपने इतने पैसे खर्चे हैं, 20-25 लाख रुपए खर्चे हैं वीज़ा लेने के लिए, जाहिर सी बात है कि आप घूमने तो गए नहीं, आपका मोटिव कुछ और है। आपका मोटिव ये है कि आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, और वहाँ पे अपना जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, वर्क परमिट में कन्वर्ट करा के बाद में आप पीआर होना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अपने माइंड में रखिए। जब आप वहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट कराने के लिए जाएंगे, वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर आपकी इंटरव्यू लेगा तो उसके सामने तो आपकी पुरानी प्रोफाइल सामने होगी। अगर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि आप डॉक्टर हैं, तो आपने कोई वहाँ पे काम ले लिया है जो डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर का तो काम आप लेंगे नहीं, वो तो मिल नहीं सकता ना, डॉक्टर का काम तो आपको मिलेगा नहीं, कोई और ही काम मिलेगा। तो वो देखेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो डॉक्टर की क्रिएट की हुई है, तो आप मतलब ये जो दूसरा काम क्यों कर रहे हैं। तो इससे उनको शक हो जाएगा, आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। और बाकी जब फ्यूचर में भी आप कोई भी काम करने जाएंगे, या जो कभी भी आप अपनी स्टेटस चेंज करने जाएंगे, तो उस वक्त भी आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो उसमें प्रोफाइल क्रिएट की हुई है उसी के, वही अगर आपने उसमें दिखाया हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का एमबीबीएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा नेचुरली, जब वो आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे या कोई भी अपना स्टेटस चेंज करवाएंगे, तो उस वक्त आप वो कहाँ से क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो एमबीबीएस की डिग्री है ही नहीं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर मेरे को वो डॉक्टर दिखा देते हैं तो मैं तो कभी एमबीबीएस की डिग्री नहीं क्रिएट कर सकता, और उसके कारण मेरा जो फ्यूचर है वो फिर फ्यूचर में मेरा ब्लॉक हो जाएगा। मैं अब फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं अपना स्टेटस चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ एक बहुत जो अंदर की बात है, ये कोई नहीं बताता, हम सोचते नहीं हैं, हम हमारा वीज़ा लग जाएगा 20-25 लाख में, हम खुश हो जाते हैं, पर हमारा जो पर्पस है वो तो सॉल्व नहीं होता उससे। तो उसके कारण हमें सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट चेंज करके भी दोबारा लगाएंगे तो पासपोर्ट के भी आजकल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपको पता है। तो आप कभी पासपोर्ट भी चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाँ, पहले टाइम में होता था जब फिंगरप्रिंट नहीं होती थी, लोग पासपोर्ट नया बनवा के कुछ ना कुछ कर लेते थे, तो अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं आपके लिए होते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके कारण आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका फ्यूचर आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप सोच के करिए जो भी आप ये काम कर रहे हो। तो ये आपकी वैसे तो पर्सनल राय है, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं, आपको अगर उन पे विश्वास है तो आप कर लीजिए, पर मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप मैं जो भी लोग हैं जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा लगवाना चाहते हैं कहीं पे भी, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। पहले जो भी प्रोफाइल है आप खुद क्रिएट कीजिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आप काम करते हैं, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके मिलती जुलती अपनी प्रोफाइल खुद क्रिएट कीजिए, और अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन कीजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कीजिए।
देखिए प्रोफेशन है, जो हम क्या काम करते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। आपने वीज़ा लेना है, इसमें कोई प्रोफेशन का कोई रोल नहीं है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में। सिर्फ मैटर उसमें करता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी है, आपकी आईटीआर जो है और बैंक स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के साथ तालमेल खाती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका तालमेल है और ये जमती है एक दूसरे के साथ। अगर आपकी आईटीआर 5 लाख की है तो आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख आ रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल शो कर रहे हैं तो आपकी क्या बैंक स्टेटमेंट जॉब प्रोफाइल की तरह है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस शो कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्रोफाइल, आपकी बैंक स्टेटमेंट बिजनेसमैन के जैसी है या नहीं है। तो इस चीज़ को मैटर करता है, वो ये नहीं मैटर करता कि आप क्या, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। मेन चीज़ है कि आप वहाँ पे जो जा रहे हैं अपना ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो वीज़ा ऑफिसर है ये सिर्फ यही चीज़ को चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप ये सेटिंग वाला जो सिस्टम है इसको छोड़ दीजिए, इसके पीछे मत भागिए। इससे आपको नुकसान ही नुकसान है, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा उनको 20-25 लाख देने से अच्छा आप उस 20-25 लाख को यूटिलाइज़ कीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। और इसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा, आप इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इससे फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज ही आए हैं या आज ही मेरा वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और जो लोग पहले भी देखते हैं मेरे वीडियो को वो भी इसको लाइक कीजिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप उसका आंसर लेना चाहते हैं, आप या तो मेरे को फ़ोन करके मेरे से उसका आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके बाद जो लोग मेरे वीडियो को आज पहली बार ही देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, एक बेल आइकन आता है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि उसके बाद मेरी जो वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।